आज का टॉपिक है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था और डाल्टन ने क्या क्या बातें बोली थी। और फिर उसका हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद उसका हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक रहा, क्या कुछ बातें उन्होंने कही, और जो बात कही उससे क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, और उससे क्या क्या नई चीज़ों का डिस्कवर हुआ। ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हेडिंग आप लोग देंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लोग को तो ये बात हम बता दिए थे कि एटम के बारे में किसी ने पहले बोला था, तो वो डाल्टन साहब थे। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आप लोग पहली बात ये जान लो कि डाल्टन साहब ने पहले सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इट वाज जॉन डाल्टन who firstly developed a theory who firstly developed a theory जिन्होंने पहली बार एक थ्योरी डेवलप ए थ्योरी। ठीक है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर पे उन्होंने एक थ्योरी डिजाइन किया। ठीक है, मैटर लेटर ऑन विच इज नो लेटर ऑन विच इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिसको कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला गया। तो इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे वो जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट थे वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। क्या क्या बातें डाल्टन साहब ने कही थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक बात हम बोल सकते हैं इसके बारे में कि जो ये टर्म एटम है वो डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। द टर्म एटम द टर्म एटम was first used by John Dalton, was first used by जॉन डॉल्टन। ये वर्ड पहली बार जॉन डॉल्टन ने यूज किया। ठीक है, जॉन डॉल्टन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, एटोमियो। ठीक है, एटोमियो से लिया था उन्होंने, मीन्स इनडिविजिबल, मीन्स इनडिविजिबल, इसका मतलब इनडिविजिबल होता है। ठीक है, इनडिविजिबल, इसका मतलब इनडिविजिबल होता है। ही प्रपोज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, he proposed the फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। पहला एटॉमिक थ्योरी इन्होंने ही प्रपोज किया था। अब देखिए उनके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। तो पोस्टुलेट्स आर देयर पोस्टुलेट्स आर फॉलोइंग। ये कुछ उनके पोस्टुलेट्स है जिसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पोस्टुलेट जो उन्होंने बोला था क्या कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ
मैटर इज मेड अप ऑफ मिनट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मिनट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कॉल्ड एटम, ठीक है। तो जिसको उन्होंने एटम्स कहा, और एटम्स का कल्पना आप बाबू इस तरह से कर सकते हो सब कि मतलब कोई भी, जैसे तुम्हारे पास पेन है तो उस पेन का एटम क्या होगा, तो आप पेन को तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, तो पेन का जो है, जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होगा, पेन का नीक होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, डाल्टन्स के स्पेलिंग में, डाल्टन्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एटम जो है वो सबसे छोटा है। आप कितना तोड़ते जाओगे पेन को, तोड़ते 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 एक अल्टीमेटली बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको अब और तोड़ना संभव नहीं है, तो उसी को एटम कहा गया, और इसी को डाल्टन साहब ने एटम बोला। तो आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है वो मैटर है, और उस मैटर को आप तोड़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको अब और तोड़ना संभव नहीं है, और उसी पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बोला कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे मिनट पार्टिकल से बना है, या इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, जिसको कि हम एटम कहते हैं, ठीक है। तो ये डाल्टन साहब का पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट था उनका कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो तोड़ा जा सकता है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये डाल्टन साहब का कहना था। लेकिन अब चूंकि बात ऐसा था कि एटम को उन्होंने सबसे छोटा पार्टिकल बोला, और उन्होंने बोला कि जो भी पार्टिकल आप तोड़ तोड़ करके पहुंच सकते हो, मतलब किसी भी मैटर को आप तोड़ते जाओ, और जो भी तुम्हारे सामने, मान लो कोई चीज दिख रहा है, प्लास्टिक का कोई चीज दिख रहा होगा, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है, तुम उसको तोड़ते जाओ और उसका एकदम चूरन बना दो, उसका पाउडर बना दो, पाउडर में से एक पार्टिकल को पकड़ने को हम बोल रहे हैं, तो तुम नहीं पकड़ पाओगे, तो उसी को उन्होंने एटम बोला। और उनके नजर में जो सबसे छोटा पार्टिकल था उसी को उन्होंने एटम बोला था, यानी अब उसको तोड़ना संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में एटम को तोड़ा भी जा सकता है और एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, वो हम देखेंगे जब इनके ड्रॉबैक्स देखेंगे तब। लेकिन अभी इनके पोस्टुलेट देख रहे हैं, तो अभी के हिसाब से हम मानेंगे कि ये पोस्टुलेट इनका सही है, और बाद में इसको गलत सिद्ध करेंगे। एटम जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मैंने एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ही परफेक्ट बात उन्होंने बोला था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, चैट में डालिए अगर कोई डाउट है तो। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट देखते हैं। 3 पोस्टुलेट देख चुके हैं। एटोमियो क्या है? एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है जिससे एटम आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एटोमियो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, और यहीं से एटम का कॉन्सेप्ट डाल्टन साहब को मिला था। और इस एटोमियो का मतलब था ग्रीक में इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हो चुका है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं इनका। चौथा पॉइंट इनका था कि किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो हर तरह से आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास सेम होता है, शेप सेम होता है, साइज सेम होता है। मतलब जैसा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो उसके जितने भी एटम होंगे सब एक ही जैसे होंगे। आप करोड़ों ले लो, महासंख्य ले लो, ठीक है ना, इसके बाद लाख ले लो,
कितने भी आप एक एलिमेंट के एटम लोगे, सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, वो सब एक जैसे होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। आ रहा समझ में? उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो सकती है। तो अब देखो जी, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन जब एक आइसोटोप का खोज हुआ तो ये इनका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो आगे चल के हम आपको डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है, और आइसोटोप्स के खोज के बाद क्या अलग चीज मिल गया, मतलब क्या एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग होने लगे। तो बिल्कुल ये सही बात है कि आइसोटोप्स के खोज के बाद एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरह के एटम मिलने लगे, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होने लगी। ठीक है, लेकिन डॉल्टन साहब को ये बात पता नहीं था। उन्होंने बोला कि जो भी एक एलिमेंट के एटम होंगे सारे आइडेंटिकल होंगे, उनका शेप सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा। तो इस बात को भी हम लिखते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, शेप साइज एंड मास, शेप साइज एंड मास। उनका शेप साइज और मास जो होगा वो तीनों आपस में सेम रहेगा। ठीक है, while atoms of different elements have different properties। अब उसको हम अलग पॉइंट बना के लिख देंगे। ये आप समझ लीजिए चौथा पॉइंट में हम इसको बस रखेंगे कि किसी एक एलिमेंट के जो भी एटम होंगे वो हर तरीके से सेम होंगे, उनका शेप साइज और मास भी सेम होगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज शुड also be identical, their property should also be identical। उनकी प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होंगी, ये डॉल्टन साहब का कहना था। तो अभी चलिए इनकी बातें हम खाली बता रहे हैं आपको, और आगे चल कर हम डिस्कस करेंगे कि ये बात गलत क्यों है। तो जब तक डॉल्टन साहब थे वो बिल्कुल सही बातें थी, लेकिन आज की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये बात गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद उन्होंने बोला कि जब ये अच्छा इसके बाद वाला पॉइंट लिख लेते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के अगर दो एटम लिए जाएं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन नेवर बी आइडेंटिकल, कैन नेवर बी आइडेंटिकल इन एनी रिस्पेक्ट, इन एनी रिस्पेक्ट। ठीक है, शेप साइज एंड मास। तो ये ध्यान रखिएगा, शेप साइज एंड मास, कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम किसी तरीके से सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती है। एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड देयर प्रॉपर्टीज शुड नेवर बी आइडेंटिकल, देयर प्रॉपर्टीज शुड नेवर बी आइडेंटिकल। कभी उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से नहीं मिल सकती है अगर वो अलग अलग एलिमेंट के हैं। तो बात तो इन्होंने ठीक ही बोला, हाइड्रोजन का एटम है तो उसका नेचर अलग होगा, उसका शेप साइज अलग होगा, मास अलग होगा। हीलियम का एटम है तो अलग होगा, कार्बन का एटम है, नाइट्रोजन का है, तो सब अगर अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो उनके एटम्स अलग अलग होंगे, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, ये डॉल्टन साहब का कहना था। लेकिन बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के आने के बाद ये बात भी इनका गलत साबित हुआ, और उसको हम लोग देखेंगे आगे कैसे मतलब ये गलत साबित हुआ। चलिए, तो जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो वो फिक्स्ड रेशियो बाई मास में जोड़ते हैं। व्हेन एटम कंबाइंस, व्हेन एटम कंबाइंस, combines they do so in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass, और they
स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड, स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड एक नया टफ वर्ड आ रहा है, आते हैं। स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड कहने का मतलब H2O हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया। तो डॉल्टन साहब का कहना था कि जब भी कोई एटम कंबाइन करेंगे तो वो कंबाइन करके ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें फिक्स रेशियो रहेगा। CO2 1:2 है, NH3 1:3 है, CH4 1:4 है, N2O5 2:5 है, SF6 1:6 है। तो ये बोलते थे कि मास के एक फिक्स रेशियो में ये कंबाइन करेंगे, और ये कभी ऐसा ना होगा कि इनका रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो मास का रेशियो एक फिक्स रेशियो होगा, और ये कंपाउंड जो बनाएंगे उस कंपाउंड का नाम होगा स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड। ये डॉल्टन साहब का कहना था। तो तुम्हारे हिसाब से या मेरे हिसाब से अभी तक तो ये बात बिल्कुल सही लग रहा है कि जो भी कंपाउंड बनता है उसमें रेशियो तो सेम ही रहता है। ठीक है, रेशियो कहाँ डिफरेंट मिलता है? कोई भी कंपाउंड आज तक तुम्हारा डिफरेंट टाइप का इस तरह से नहीं मिला है, जो उटपटांग टाइप का हो, अलग टाइप का हो। ठीक है ना? जो भी दिखेगा PCl5 तो 1:5 है, समझ में आ रहा है? SF6 1:6 है, IF7 1:7 है। तो जो भी होगा एक नंबर में ही, इनके कहने का ये मतलब है। और स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड का मतलब यही होता है कि ये कंपाउंड जो होंगे वो एक फिक्स रेशियो में रहेंगे, और फिक्स रेशियो में कंबाइन करके और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये डॉल्टन साहब के पोस्टुलेट थे जो उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे, और अभी तक कोई आप लोग को अगर डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं इनके डिमेरिट्स में। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या डिमेरिट्स थी, इन बातों को हम जानेंगे, और यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या डॉल्टन साहब ने गलत बोला था और क्यों इनका थ्योरी फ्लॉप हो गया। ठीक है, ये बात आप यहाँ से क्लियरली जान पाएंगे। ठीक है ना? तो किसी बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग एक काम करिए, चैट में डालिए, हम आपका आंसर दे दे रहे हैं। चलो, किसी को डाउट है तो मैसेज करो, चैट में डालो। किसी को कोई दिक्कत है तो चैट में डालो। किसी को कोई डाउट नहीं है जी? तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉल्टन साहब की क्या क्या दिक्कतें थी, किस कारण से इनका थ्योरी फ्लॉप हुआ। ठीक है, और हर इनकी थ्योरी से बस एक बात बता दे रहा है तुम लोगों को कि इनके हर थ्योरी से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। ठीक है, तो चलिए, एक बात इन्होंने केवल ठीक बोला था कि एटम जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें इन्होंने गलत बोली थी। चलिए देखिए क्या क्या कारण था इनके डिमेरिट्स का। ठीक है, तो डिमेरिट्स बोलेंगे या ड्रॉबैक बोलेंगे? डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या डिमेरिट्स थे, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी गलत बोला है। देखो, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। उन्होंने बोला है पहला पॉइंट कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जो एटम होता है। लेकिन आज के समय में तुम्हें ये पता है कि एटम सबसे छोटा नहीं है। एटम को भी तोड़ा जा सकता है, और उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मैंने 33 पार्टिकल बताया था कि 33 पार्ट में एटम को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए
हम लोग इस बात को गलत मानेंगे, और जो इन्होंने लिखा है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो इसको एटम कहते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन। तो बताओ, ये बात क्लियर हुआ तुम लोगों को? उन्होंने बोला कि एटम से मिलकर बना है, जबकि तुमको ये पता है कि एटम भी इन लोगों से मिलकर बना है। तो अब बताइए कि मैटर के छोटे पार्टिकल जो हुए वो एटम हुए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुए? तो सीधा सीधा कंक्लूजन है कि नहीं, मैटर के जो सबसे छोटे पार्टिकल हुए वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुए, ना कि एटम्स हुए। तो ये कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बात ध्यान रखिएगा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनका पोस्टुलेट काटा। तो आज का मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से तुम खुद भी ये सोच सकते हो कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर नहीं बना है, मैटर उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल मिल रहे हैं। और 33 पार्टिकल का चर्चा मैंने किया है, 3 का नाम मैंने लिखा है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 3 ही का नाम जानना है। दूसरा बात उन्होंने बोला कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो जी, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ, एटम कैन बी क्रिएटेड, एटम कैन बी क्रिएटेड और एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड बोथ। एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बोथ। क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? क्या हमेशा कर सकते हैं? नहीं। देखिए, बता दे रहे हैं आपको कि 99% केसेस में इनका बात बिल्कुल सही है डॉल्टन साहब का। एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बोथ इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उस केस में आप याद रखना कि एटम को तोड़ा भी जा सकता है और एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और क्रिएट भी किया जा सकता है। अगले पेज पे एक एग्जांपल से समझाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो उसमें एटम को हम लोग बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले पेज पे हम लोग देखते हैं। कोई डाउट है तो बताइए चैट में। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी का पहले एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि मान लो कि बेरिलियम, बेरिलियम 49 होता है और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया हीलियम 2+ के साथ, और इसका 2 4 होता है, 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर। और प्रोडक्ट में पता है क्या बनता है? कार्बन 6 12 और एक पार्टिकल न्यूट्रॉन बनता है जिसका चार्ज 0 है, इसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? इसका चार्ज 0 है और इसका मास कितना है? तो मास 1 है। अब देखो जी, तुम लोग एक बात बताओ, इसका नाम क्या है? बेरिलियम। अब बताओ, बेरिलियम BERRY होता है, बेरिलियम। और इसका नाम होता है, देखो जी इसका बहुत सारा नाम है। इसको हीलियम आयन बोलते हैं, हीलियम आयन, या फिर इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, या फिर इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आज के बाद याद रखिएगा आप लोग। और हीलियम न्यूक्लियस क्यों कहा गया है जरा समझिए। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 प्रोटॉन था और 2 ही न्यूट्रॉन था, लेकिन He2+ का मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको इसने लॉस कर दिया, तो इसके पास सिर्फ बच गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। वहीं ऊपर 4 मास दिखाया गया है। तो He2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। तो ये सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइंड करके हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
और इसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। आज के बाद याद रखिएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग बेरिलियम के सरफेस पे कराया जाता है तो वो कार्बन एटम में चेंज हो जाता है और एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसका चार्ज 0 होता है और मास 1 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, बताओ लेफ्ट में बेरिलियम है तो क्या राइट में बेरिलियम है? तो नहीं है। तुम देख सकते हो कि लेफ्ट में बेरिलियम है लेकिन राइट में बेरिलियम नहीं है। लेफ्ट में अल्फा पार्टिकल है लेकिन राइट में अल्फा पार्टिकल है क्या? तो नहीं है। तो तुम देख रहे हो कि जो लेफ्ट में एटम है वो राइट में नहीं है और जो राइट में है वो लेफ्ट में नहीं है। यानी लेफ्ट वाले एटम खत्म हो चुके हैं और राइट वाले एटम जो है वो बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेफ्ट वाला राइट में नहीं है, राइट वाला लेफ्ट में नहीं है। और अगर लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में होता है एटम तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और ये जो हम बताए हैं आप लोग को, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में बहुत सही है उनका बात, डॉल्टन साहब का बात केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में इनका पोस्टुलेट फेल कर जाता है। लेकिन जरा एक बात बताओ, मास में कोई कमी नहीं है। देखो 9 4 13 हो गया, यहाँ 12 और 1 13 हो गया, देखो मास सेम हो गया। इसी तरह चार्ज की बात करोगे तो 4 2 6 हो गया और 6 0 6 हो गया। तो नीचे वाला चार्ज को शो करता है, ऊपर वाला मास को शो करता है। तो चार्ज भी बैलेंस है, मास भी बैलेंस है। चार्ज कंजर्वेशन भी चल रहा है और मास कंजर्वेशन भी चल रहा है, लेकिन एटॉमिक कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि इन दिस केस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास both takes place but conservation of atom does not takes place. Conservation of atom does not takes place. Does not takes place. तो एटम का कंजर्वेशन जो है वो नहीं हो रहा है। इस बात को आप एकदम क्लियर रखिए दिमाग में, ठीक है। चार्ज भी कंजर्व, मास भी कंजर्व, और ये दोनों कंजर्व है लेकिन एटम कंजर्व नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा था कि एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जबकि डॉल्टन साहब का कहना था कि एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और क्या, तो तीसरा में लिख सकते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट। इस ये तुम्हारा ड्रॉबैक नहीं बनेगा। और ये बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन फिर चौथा बात जो बोला उन्होंने वो गलत बोल दिया कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, शेप भी सबका सेम होगा, साइज भी सेम सबका सेम होगा, और मास भी सबका सेम होगा, और उनके प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी। अब देखिए जी, एक बात समझिए कि एक ही एलिमेंट के एटम, अभी तक तुम जो जानते हो उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ नई बातें अब आप जानिए जहां से आपको लगने लगे कि ये गलत बात है। अब देखिए, जैसे अब मान लो कि H2O बन रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर H2O में 2 हाइड्रोजन है, क्या वो दोनों अलग अलग है? तो नहीं, अलग नहीं है। अब H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, क्या वो अलग अलग है? तो नहीं, अलग अलग तो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये कहानी फेल हो जाती है, और उसी केस को लेकर के हम डॉल्टन की थ्योरी को काट सकते हैं। तो चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट atoms of the same element are not identical. Not identical. It can be proven that it can be proved by the use of isotope. By the use of isotopes.
यूज ऑफ आइसोटोप्स। अब बात ऐसा है कि आइसोटोप्स होता क्या है, ये बात अब आप लोग को जानना होगा, क्योंकि या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप दिस पोस्टुलेट बिकम्स रॉन्ग। इस बात को भी एक लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप दिस पोस्टुलेट, चौथा पोस्टुलेट बता रहे हैं, दिस पोस्टुलेट बिकम्स रॉन्ग, बिकम्स रॉन्ग, गलत साबित हो गया। तो चलिए अगले पेज पे इसको प्रूफ भी करते हैं, क्या है आइसोटोप जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई डाउट है तो चैट में डालिए। देखिए जी, तो आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा पहले जानकारी प्राप्त कर लो, उसके बाद तुम्हें बात खुद ही समझ में आएगी। देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number, having same atomic number, but they have, but they have different mass number, but they have different mass number। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर इनका अलग अलग रहेगा। आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब देखते हैं जरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो, जैसा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके कितने एटम होते हैं, H11 होता है, H12 होता है, इनका नाम भी लिखते चले हम लोग। देखो जी, अब H11 जो है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं। H12 तो इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। देखो हाइड्रोजन का एटम है लेकिन इसका मास बदल गया है, मास इसका 2 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 ही रहा। H13 इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। तो देखो तुम पढ़ोगे इसको हाइड्रोजन ही, लेकिन एक स्पेशल नाम भी इसको दे दिया गया। और चूंकि एटम H है और मास इसका 3 है, और एक चौथा है तुम्हारा H14 जिसको हम लोग क्वाडियम बोलते हैं, क्वाडियम। तो तुम देख सकते हो कि एक ही हाइड्रोजन एलिमेंट के 4 एटम मिल गए हम लोगों को, और चारों के मास जो है वो अलग अलग हैं। देखो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, और इसका भी मास अलग है, और चारों के एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये चारों जो हो गए ये आइसोटोप्स हैं, आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब बताइए, एक ही एलिमेंट के 4 एटम हो गए और इन चारों के क्या अलग है भाई, तो इनका मास अलग हो गया। और मास अलग होने से जान जाओ एक बात आज के बाद, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। मतलब एलिमेंट की 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज because their atomic masses are different, because their atomic masses are different, and we know that, and we know that physical properties are mass number dependent, and we know that physical properties are mass number dependent, mass number dependent, dependent। ठीक है, while chemical properties are, while chemical properties are
एटॉमिक नंबर डिपेंडेंट, आर एटॉमिक नंबर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीटिंग कभी भी एंड हो सकता है और फिर जुड़ेंगे तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मीटिंग कभी भी एंड हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, मीटिंग के बाद जस्ट जुड़ना है आप लोग को। तो ध्यान रखना कि आइसोटोप्स वैसे एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, मास अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है और सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो और भी आइसोटोप्स का एग्जांपल अगले पेज पे देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आगे। तो आइसोटोप्स आप लोग समझ गए हैं, और बाकी आइसोटोप्स के बारे में और एक दो एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। जैसे कार्बन 612 है, कार्बन 613 है, कार्बन 614 है। तो तीनों का देखो जी, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, जबकि मास नंबर अलग अलग है, 12, 13, 14। तो ये तुम्हारे आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ले लो एग्जांपल, 816, ऑक्सीजन का 817, ऑक्सीजन का 818। तो देख सकते हो कि तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या 8 है, और मास नंबर तुम्हारा अलग अलग है, तो 16, 17, 18। तो इनका, इन तीनों का या इन तीनों का तुम्हारा क्या होगा, इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि आइसोटोप्स जहां भी अब आपको दिखेगा, दिमाग लगाइएगा, कैसे पकड़िएगा, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर अलग होना चाहिए, और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ये सारी बातें, हाँ किसी भी एटम का। और देखो एक नोट बता दे रहे हैं, टीन का मैक्सिमम 10 आइसोटोप होता है, टीन एसएन हैव मैक्सिमम 10 आइसोटोप्स। तो पूछा जा सकता है कि किस एटम के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स मिलते हैं, तो टीन के मिलते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या, फील आया मन में कि नहीं? इसका बेसिकली मतलब ये हम समझाने की कोशिश किए कि जो तुम एक एलिमेंट समझ रहे हो उसके कई एटम हो सकते हैं, अलग अलग एटम हो सकते हैं। अब जैसे SN3 है तो इसके 10 एटम मिलते हैं दुनिया में। हाइड्रोजन को तुम एक समझते थे, आज वो 4 टाइप का एटम हो चुका है। तो चलो चौथा पॉइंट तक हम आप लोग को क्लियर करा दिए। अब हम लोग को नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखना है, और उसमें लिखा हुआ था कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन नेवर बी आइडेंटिकल। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कभी एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को हम लोग गलत काटेंगे, और देखिए कैसे गलत काटते हैं। टू डिफरेंट एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स of different element, of different element may be identical, may be identical, ठीक है। it can be proved that, it can be proven after the discovery of, it can be proven after the discovery of isobars, after the discovery of isobars, ठीक है। आइसोबार्स की खोज के बाद ये बात क्लियर हो गया कि जो बात इन्होंने बोला वो गलत बोला। अब आइसोबार्स होते क्या है, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आइसोबार्स होते क्या हैं। तो लिखेंगे टू डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो इस बार एलिमेंट ही बदल रहा है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग
different atomic number, different atomic number, but they have same mass number, same mass number और सेम एटॉमिक मास। अब देखो इस बार इसका एटॉमिक मास सेम हो गया है और दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया है। और तू लोग को हम बोले थे कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहा तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो लिखेंगे आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोबार्स हैव डिफरेंट chemical properties because their atomic number is different, because their atomic number is different while their physical properties are same, while their physical properties आर सेम। अब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगा, क्योंकि मास सेम है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे एग्जांपल बता देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। physical properties are same due to same atomic mass, due to same atomic mass. For example, देखो जी, कार्बन 6 12 13 14 बताया था ना, तो कार्बन 6 14 ले लो और नाइट्रोजन का 7 14 होता ही है। तो ये देखो, एक कार्बन का एटम है और एक नाइट्रोजन का एटम है। अब बताओ इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज काफी चेंज होती हैं। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के, ये दोनों आइसोबार्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर इक्वल टू सेम। तो बताओ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल टू डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, मतलब रिएक्शन इनका डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब। और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सब। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब की बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है और ये सेम होंगी, लेकिन रिएक्शन इनका अलग अलग होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हो, ये पहला एग्जांपल था। अब देखो जी, मतलब ऑक्सीजन 8 18 ले लो और फ्लोरीन का 9 18 होता है। तो देख सकते हो कि दोनों का मास क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी क्या है, आइसोबार्स है। तो बताओ, उन्होंने बोला था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से कभी भी किसी तरीके से आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और किस मामले में अलग हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम हो रहा है। तो दो अलग अलग लोगों में कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, और ये बात उनको उनको पता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग लोगों के कुछ गुण भी मिल सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स लिख लो ताकि तू लोग को याद रहे। केमिकल प्रॉपर्टीज फील आए। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब सीधा मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज का सीधा मतलब है केमिकल रिएक्शन, वाइल फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ईटीसी।
ये सारी बातें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा पोस्टुलेट था? पांचवा पोस्टुलेट था जिसको मैंने डिस्कस किया। अब हम यहाँ से छठा के लिए चलेंगे, और छठा भी उन्होंने गलत ही बोला था। तो छठा को भी एक बार देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कवर हो जाए। तो छठा उन्होंने बोला था कि एटम हमेशा कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में। ठीक है, तो ठीक है, 99.9% केसेस में उनकी बात सही है, लेकिन 0.1% भी ऐसा केस मिल जाए तो हम बात सही नहीं मानेंगे। हम कहीं भी 100% कोई भी बात बोला जाए तो 100% सही होना चाहिए। तो एटम कैन कंबाइन इन एनी रेशियो and can form and can also form and can also form compounds which are not in which are not in which are not in a definite ratio, which are not in a definite ratio, and that type of compound are called and that type of compound are called that type of compound are called non-stoichiometric compound. non-stoichiometric compound। तो आज तो लोग को एक ऐसा हम कंपाउंड का दर्शन कराएंगे जिसमें रेशियो फिक्स नहीं होगा। अभी तक तुमने CO2 NH3 और ये सब 1:2 1:3 1:4 2:3 इस रेशियो में कंपाउंड बनते हुए देखा है। आज बिल्कुल एक अलग तरह के कंपाउंड आप देखोगे और उसको हम लोग नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और आज तक जो भी तुमने कंपाउंड देखा था उसको स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड हम कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल देखो जी, Fe0.93O, Fe0.93O। ठीक है, इस कंपाउंड में देखो रेशियो जो है, रेशियो इक्वल टू 0.93 × 1। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी जस्ट लिखे हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं इसको। तो याद रखना आज के बाद कि ये नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड है जहाँ रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है? रेशियो इक्वल टू 0.93 ऑक्सीजन का Fe का और ऑक्सीजन का 1 हो गया। अब जैसे देखो, मान लो कि Fe 0.96 और O है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा? तो रेशियो जो हुआ वो तुम्हारा 0.96:1 है। 0.96:1। तो क्या रेशियो है? कुछ रेशियो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, निकल Ni 0.98O। तो अब बताओ इसमें रेशियो क्या बन रहा है? तो रेशियो जो बन रहा है वो 0.98:1 बन रहा है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि इनमें कोई रेशियो नहीं बन रहा है। जबकि अगर इसी के जगह पे हम स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड देखते हैं, स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड, इस वर्ड से घबराइएगा मत आप लोग। स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड कहने का मेरा मतलब सीधा है, जैसे CO2 लेते हैं तो रेशियो क्या है? तो 1:2 है। PCl5 लेते हैं, रेशियो क्या है? तो रेशियो इक्वल टू 1:5 है। तो दिख रहा है साफ साफ ना जी। NH3 लेते हैं, रेशियो क्या है? तो रेशियो 1:3 है। CH4 लेते हैं, रेशियो क्या है? तो रेशियो इक्वल टू 1:4 है। समझ में आ रहा है? SF6 है,
रेशियो क्या है? तो 1:, जो मतलब कंपाउंड तुमको रेशियो बता दे वो स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड होता है, और जो तुमको रेशियो ना बता पाए वो नॉन स्टेक्योमेट्रिक होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जी, एफी का कंपाउंड या निकल का कंपाउंड दो तरह का एक कंपाउंड बनाता है। एक Fe2+ एग्जिस्ट करता है, एक Fe3+ एग्जिस्ट करता है। निकल 2+ एग्जिस्ट करता है, निकल 3+ एग्जिस्ट करता है, निकल 4+ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका वजह कोई अगर पूछे तुमसे कि ऐसे कंपाउंड के एग्जिस्ट करने का वजह क्या है, तो बोलोगे कि वैसे कंपाउंड जो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं, मतलब जिनका इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम आपको बताएंगे। जैसे वैलेंसी आप जानते हैं ना, वैलेंसी की तरह ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये आपका 2+, 3+, ये अलग अलग आयरन मिलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि एफईओ है, एफईओ को तोड़ोगे तो कैसे टूटता है? Fe2+, ऑक्सीजन 2-, Fe2O3 को कैसे तोड़ोगे? तो Fe3+ और ऑक्सीजन पे 2-। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2 एटम है और इसका 3 एटम है। आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 6+ हो गया और 6- हो गया। तो अब इन दोनों को अगर मिला दोगे तुम, तो एफईओ और Fe2O3 को मिला के एक Fe3O4 बन जाता है, और इसको कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं, इसको ऑक्साइड कहते हैं, और इसको भी ऑक्साइड कहते हैं। इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं। तो वजह यही है, याद रखना कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो बनाते हैं उन वो अलग अलग तरह का वैलेंसी शो करते हैं। एक ही एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी शो करता है, और इस वजह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड दुनिया में पाए जाते हैं।